Thank you very much, sir. The Honorable नड्डा जी ने तो सरकार की जो आर्किटेक्चर है, सरकार का जो लक्ष्य है, सरकार की जो विजन है, उसको बहुत अच्छे तरीके से हाउस के सामने, सदन के सामने रख दिया है। वो एक तरह से नड्डा जी ने हमारा काम बहुत हल्का कर दिया है, सामने रख के। मैं सिर्फ एक बात पे आपकी तवज्जो देना चाहता हूं। हर सरकार का एक फलसफा होता है या होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का फलसफा क्या है? ये अपने उन भाषणों में भी उन्होंने कहा था, जब उन्होंने कहा था कि द एरा ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन इज ओवर एंड द एरा ऑफ पॉवर्टी एलिमिनेशन हैज बिकम। लेकिन इस प्रेसिडेंट के स्पीच में एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जान, उनकी रूह बसी हुई है। वो सेंटेंस है, देयर इज नो वायलेंस ग्रेटर देन पॉवर्टी। जी हां, गांधी जी का हम सब नाम लेते हैं, गांधी जी को हम सब याद नहीं करते हैं। और ये सेंटेंस मैं इसके पढ़ भी रहा था और सोच भी रहा था। गांधी जी ने जो कहा, भूख को हिंसा के साथ, और हिंसा कौन वही समझता है जो अहिंसा का मसीहा होता है। और जब उन्होंने कहा, उनको समझ थी, और आज हमारे प्रधानमंत्री को समझ है कि भूख की जो चपट लगती है, भूख का जो चाबुक लगता है, उससे कितना पीड़ा होता है, कितना दर्द होता है। ये आसान सब नहीं है समझना। जब मैं भूख के बारे में सोचता हूं तो एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत जरूर आता है कि हम जब इतिहास पढ़ते हैं, हम इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सुल्तान के बारे में, शहंशाह के बारे में, राजा के बारे में, महाराजा के बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में, वाइसरॉय के बारे में पढ़ाते हैं। हम भूख का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाते? भूख का इतिहास बहुत लंबा है। आपको एक बात बता दूं इस सदन में कि कोई भी बाहर से गरीब मुल्क को लूटने नहीं आता। लूटने के लिए कुछ हो तभी आता है। और हमारा मुल्क अमीर मुल्क था। ये आंकड़े आपको बताता हूं, ये आंकड़े मैंने अपनी सरकार के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट से नहीं लाया हूं। ये आंकड़े जो है, हाँ, मैं ये आंकड़े पॉल केनेडी जो येल में प्रोफेसर हैं, येल के प्रोफेसर हैं, उनकी किताब में है। 1750 में, 1750 प्लासी के 7 साल पहले था, द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस। और निक रॉबिन्सन की एक किताब है, ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द कॉर्पोरेशन विच चेंज द वर्ल्ड। इन 1750 India had 24% of the world manufacturing output. Britain had only 2%, less than 2%. In 1947, Britain had 24% and India had only 2%. I have not seen a better definition of colonization than this. Hunger, गरीबी, अकाल, भूख, 1765 के पहले रिकॉर्ड किया, ये अंग्रेज के 150 साल में 34 बार महाकाल हुआ है हमारे बंगाल में, खास तौर पे 34 बार। 1765 में जमींदारी मिली थी अकाल को। 1769 में पहला अकाल आया था। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि जब when the rains collapsed, जब सूखा पड़ गया, तो पेजेंट के पास सरप्लस नहीं था कि वो खाना खरीद ले। क्यों नहीं था? क्योंकि अंग्रेजों ने टैक्सेशन ऐसा बना दिया था कि 5 मिलियन पाउंड बाहर भेजना था उनको। पेजेंट के पास जब सरप्लस खत्म हो जाता है, तभी वो भूख से मरता है। और अगर आज हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियों को समझना है, तो ये समझिए कि सारा जो इनका
लक्ष्य है कि वो पेजेंट को सरप्लस कैसे दे, उसको सिक्योरिटी कैसे दे, उसके बैंक अकाउंट में खाते में जमा कैसे करे कि जब बुरे दिन आए, जब ऐसे दिन आए कि अकाल आ रहे हैं तो उसके पास सरप्लस हो। देखिए, अंग्रेज को गए हुए तो 70 साल हो गए। अब हम कितना अंग्रेज को बदनाम करेंगे? 70 साल से हमारी अपनी रिपब्लिक है, ये रिपब्लिक हमारा है। अगर अपनी रिपब्लिक की सच्चाई जानना है तो 26 जनवरी को जब हम रिपब्लिक डे का परेड मना रहे थे, देख रहे थे, उस दिन एक गांव है केओंझर डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में, इसी साल वहां एक महिला है सावित्री नायक, गधुली गांव, उनके शौहर का नाम रायबा है। रायबा मर गया बीमार पड़ के। 5,000 रुपए सावित्री नायक को चाहिए थी। उसने अपने 2 बच्चों को, मुकेश 13 साल का था, सुकेश 11 साल का था, स्कूल से निकाल के गिरवी रख दी 5,000 रुपए के लिए। मैं ये कहानी पढ़ाई, मैं उसी अखबार में पढ़ा जो आप लोग सब रोज पढ़ते हैं, हम सब रोज पढ़ते हैं। मुझे लगा कि अगर सावित्री के किस्मत में जनधन योजना का एक अकाउंट होता तो आज उसको 5,000 रुपए के लिए अपने बच्चों को बलिदान नहीं करना पड़ता है। ये है मतलब मैक्रो रियलिटी और माइक्रो रिलेशनशिप का। सच्चाई को स्वीकार करो। सच्चाई अभी और भी कड़वी होने वाली है। अभी इन्हीं दिनों में, कोई मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, अमर्त्य सेन को अगर नोबेल प्राइज मिला है तो अकाल के काम के ऊपर मिला है। अमर्त्य सेन का आप सब समर्थक करते हैं। उन्होंने कलकत्ते में कोई 8-10 दिन पहले एक रिपोर्ट उन्होंने प्रेजेंट की। ये रिसर्च है बंगाली मुसलमान के ऊपर, और बंगाल का मुसलमान अक्सर आप जानते हैं वो 90% बंगाली स्पीकिंग है, गांव में रहता है। वहां की सच्चाई जरा सुन लीजिए। 80% बंगाली मुसलमान या तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है या नीचे है। 5,000 रुपए उसके नौकरी, 5,000 रुपए उसकी आमदनी नहीं है। उसमें से आधा जो है वो 2,500 रुपए उसकी आमदनी है। सिर्फ 3% लिटरेसी है। नो कमेंट्री प्लीज। 43% महाजन और मनी लेंडर के पास है। सिर्फ 1% प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। अगर मनरेगा की बात आप कर रहे हैं, मनरेगा के बारे में रिसर्च हुआ है, वो कहता है कि मेजॉरिटी जो मनरेगा है वो घोस्ट अकाउंट्स में आता है, और उसके बाद जो बचा रहता है उसका और आधा गरीब के पास नहीं जाता है, अमीर के पास जाता है। आई रिक्वेस्ट फॉर साइलेंस प्लीज। ये जो कहानी है, और आपको एक बात बहुत जरूरी मैं बताता हूं, 1972 के बाद बंगाल में स्टेबल सरकार आई। 1967 और 72 के बीच में बंगाल में बहुत, आपको पता है, बहुत अनस्टेबल सरकार थी, उठती थी गिरती थी। 1972 के बाद अगर स्टेबल सरकार आई, जैसे अरुण जी ने उस दिन कहा था, तीनों कांग्रेस की सरकार, एक कांग्रेस 5 साल सिद्धार्थ शंकर राय की, उसके बाद सीपीआई यानी कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और फिर तृणमूल। ये सरकारें जो आई, अगर स्टेबिलिटी हुई तो एक कारण उसका बहुत बड़ा था कि मुसलमानों ने उन सरकारों को ऑलमोस्ट 80-90% वोट दिया। वहां के गरीब ने तो इन सरकारों के साथ वफा किया। क्या इन सरकार भी उस गरीब के साथ वफा की थी? ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए, मैं मानता हूं He is not yielding. Please sit down. He is not yielding. Please sit down. देखिए, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। आप सभी जो whenever you get your chance, you can reply. मैं मानता हूं कि सदन में सभी ये कोशिश प्रयास करते हों कि गरीबी हमारे जिंदगी से मिट जाए, लेकिन गरीबी मिटाएगी कैसे?
प्रश्न ये, सिर्फ इरादे से तो गरीबी नहीं मिटता है। अभी तक गरीबी की एक ही यहाँ पर थियरी चलती थी। प्लीज, दिस इज नॉट राइट। ट्रिकल डाउन थियरी। ट्रिकल डाउन थियरी की वजह से हम गरीबी का सामना करेंगे। दिस इज नॉट राइट। मुझे जब ट्रिकल डाउन थियरी सुनता हूं ना, सच पूछिए गुस्सा आ जाता है। ये ट्रिकल डाउन का मतलब क्या है जो आपने 10 साल तक चलाया था? ट्रिकल डाउन का यही मतलब है कि अगर मेरे पास और आपके पास स्विमिंग पूल है तो मुझे तो झरना मिलेगी, अगर मैं प्यास से मर रहा हूं तो बस जो चूहा हुआ पानी नलके से आएगा वो मेरे नसीब में आएगा। ये ट्रिकल डाउन थियरी नाश किया है देश को। उसके जगह पे एक रिवोल्यूशनरी न्यू आइडिया प्रधानमंत्री ने सामने रखा है, वो है पुल अप थियरी। पुल अप थियरी। और इस स्पीच में, बजट के भाषण में, नहीं ब्रज भाषण में भी और राष्ट्रपति के स्पीच में भी एक जो बहुत जबरदस्त बदलाव ये है कि मैं मानता हूं कि पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, a government has actually begun to trust the poor. So far we have been farming out various kinds of dole. Today, for the first time, a government has come which believes in the poor and believes that the poor can also be a businessman. That only the rich industrialist is not a businessman. क्या अगर आपके पास एक चिकन फार्म है, आपके पास अगर गोट फार्म है, आप एक मैकेनिक है। पिछले साल प्रधानमंत्री का भाषण देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको सुने होंगे, मैं तो नहीं था यहाँ, आप पढ़ लीजिए उसे। उन्होंने जब कहा था कौन है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, मैकेनिक, नाई, छोटे छोटे जो काम करता है, जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के रेडार से बाहर है। और उसके लिए उन्होंने कौन सी योजना बनाई? उसके लिए उन्होंने मुद्रा योजना बनाई। मुद्रा, जब भी ये नए योजनाएं अनाउंस हुई थी, टेलीविजन पे, सदन में, सेंट्रल हॉल में, हर जगह मजाक उड़ाया जाता था। हा 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 हा। आज 1 साल बाद सच्चाई जो है सामने आ गई है, क्योंकि आंकड़े सामने आ गए हैं। अभी आपने मुद्रा के बारे में सुना, 1 लाख करोड़ का वितरण हुआ। सम नियरली 2 crores of people, 2 crores of people। एक चीज, मैं पत्रकार था, एडिटर था 40 साल, मुझे एक बात देख के जरा सा अजीब सा लगा। एक अनाउंसमेंट है बजट में कि 1 lakh crore has been disbursed. In this year's budget, that has been expanded to 1.8 lakh crores. It's not a small amount of money. It's a huge portion of our budget. But none of the newspapers even carried the story. Why? क्योंकि ये अंग्रेजी स्पीकिंग या अंग्रेज अखबार पढ़ने वालों के लिए नहीं, ये गरीबों के लिए, ये उनके लिए है जो ना अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं और शायद हिंदी अखबार सुन लेते हैं किसी से। इसलिए वो नहीं छपा अखबार, इसलिए नहीं कि कोई षड्यंत्र कर रहा था। अभी तक जो फलसफा और पॉलिसी थी कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ चलो, ठीक है, हमारा प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, वो भी हमारे देश का सेक्टर है। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद एक अपने भाषण में बात कही थी, उस बात को मैं दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द बाइनरी ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर एंड look towards the personal sector. Now, what is the personal sector? If he is not yielding, I will not allow it. If he, you can. Okay, carry on. My point of order is that whether we are discussing what is the President's address
or Prime Minister's address? Because he is referring to Prime Minister's address all the time. So let him be restricted. Let him be restricted. This is no point of order. This is no point of order. Thank you very much. Please carry on. Please carry on. I am very happy that I am referring to the Prime Minister. I refer to him with pride. This. And when, let me continue. One of the most important aspects of the mudra disbursement, I will try not to take too much of your time, but I want to concentrate on a few points. One of the, perhaps the most important aspect of the mudra program and the Jan Dhan Yojana program is the fact that 50% of Jan Dhan bank accounts have been opened by women, and 1/3 of mudra accounts have been taken by women. Renuji, you should I be tell happy you, about it. if this country has to resolve poverty, it has to trust women. And why does it have to trust women? For a very simple reason. कोई ऐसी माँ नहीं है जो बिना अपने बच्चों को खिलाए खुद खाएगी. कोई ऐसी माँ नहीं. मैं बाप के बारे में इतना कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता हूं, लेकिन कोई माँ नहीं मिलेगी. जब माँ को मौका मिलता है, when a mother finds an opportunity for economic liberation, she seizes it with both hands. And I tell you, the loans that she has taken, they will be, unlike the industrialists, they will be 100% return. 100% return of these loans. Believe. We have to believe. If we want to sum up, sir, the philosophy from where I started, if we want to sum up the philosophy of the government in terms that are comprehensible, easy to understand, I would sum it up with these words. Kamai, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, सफाई, घर, गांव, गरीबी. These are the words that sum up. These words are maybe a source of amusement to the cynical. They may be a source of amusement to the cynical. They are a source of great hope to the poor. And it is the poor who have responded. It is the poor who have absorbed the message and philosophy of the Prime Minister. It is the poor, sir, who are going to find a revolutionary change in their lives. Ye Sarkar is committed to, as I said in the very beginning, in the opening remarks, not to the alleviation of poverty, but to the elimination of poverty. And I can tell you, the poor are not going to wait very long. They are tired of waiting. For 70 years, they have waited. I may have mentioned this before, but I beg your permission to repeat it. In 1950, when we started the process of economic mobilization and planning, the number of Indians below the poverty line was estimated around 60-65%. Today, with some perhaps pride, we say that that figure has gone down to 30. We can congratulate ourselves with that figure. We can feel very happy about that. But the question that the poor are asking is something else. That if it took you 70 years to bring this figure down from 60 to 30, is it going to take you another 70 years to bring it from 30 to 0? They will not wait another 70 years. I, sir, and I think on behalf of many of us, not in this house alone, but outside, are proud of the fact that we have a government and a Prime Minister who, through the President's speech, has sent the message clear and signal clear that finally there is light at the end of a very long tunnel. Thank you very much. Thank you very much.